हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री के अचीवर्स बैच में हम बात कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और ये वीडियो लेक्चर 4 है जिसका टॉपिक है वेव थ्योरी। और इसके अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और वीडियो देखें। सबसे पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं वेव थ्योरी। वेव क्या है सबसे पहले समझते हैं इस वेव थ्योरी में। तो देखिए, अ वेव इज डिफाइंड एज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस और इन अ मीडियम दैट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ। वेव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है स्पेस के अंदर या किसी मीडियम में जहां डिस्प्लेसमेंट होता है मटेरियल पार्टिकल्स का, या जहाँ पे पीरियोडिक चेंज होता है फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स और अ पीरियोडिक चेंज इन सम फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। ओके, अब आगे देखिए, दस वेव मोशन रिप्रेजेंट्स प्रोपोगेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस कैरिंग एनर्जी। वेव मोशन क्या है? वेव मोशन रिप्रेजेंट करता है प्रोपोगेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस कैरिंग एनर्जी को, यानी जो एनर्जी के मतलब जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस को जो प्रोपोगेशन हो रहा है जिसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव मोशन के फॉर्म में। या वेव मोशन प्रोपोगेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, द वेव ट्रेवल्स एट राइट एंगल टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का वाइब्रेटरी मोशन होगा अप एंड डाउन, उसके राइट एंगल पे यानी कि 90 डिग्रीज पे वेव ट्रेवल करेगी। तो वेव के जो ट्रेवल करने की डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेटरी मोशन के परपेंडिकुलर है या राइट एंगल्स पे है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अप एंड डाउन और वाइब्रेट्स कंटिन्यूअसली, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज ट्रांसमिटेड बाय अ वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट टू अ डिस्टेंस प्लेस। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अप एंड डाउन, या ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है कंटिन्यूअसली, तो एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है उस वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट के द्वारा दूर दूर तक, डिस्टेंट प्लेसेस तक। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेवलेंथ को, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ओके, जिसका ये साइन है। वेवलेंथ क्या होता है? देखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ। कोई भी वेव के लिए जो टू नियरेस्ट क्रेस्ट होते हैं या जो टू नियरेस्ट ट्रफ होते हैं, उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ लैम्बडा कहा जाता है। तो वेवलेंथ लैम्बडा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ। क्योंकि डिस्टेंस है तो हम इसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में, अलग अलग यूनिट्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, so wavelength is measured in terms of angstrom, picometer, nanometer, centimeter, meter, micrometer, millimeter, etc. अब इन सब में रिलेशन हमको पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वेवलेंथ के लिए, इन सब को मीटर से रिलेट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर कितना होता है? इट इज़ इक्वल टू 10⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव की सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है फ्रीक्वेंसी न्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव के प्रोपोगेशन को बताया गया है। यहाँ ऑब्जेक्ट का वाइब्रेटरी मोशन होगा अप एंड डाउन। जब अप में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्रेस्ट कहलाएगा, डाउन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो ट्रफ कहलाएगा, और जो टू नियरेस्ट क्रेस्ट हैं उनके बीच की डिस्टेंस होगी वेवलेंथ लैम्बडा। इसी तरह से टू नियरेस्ट ट्रफ की जो डिस्टेंस होगी उनके बीच में वो कहलाएगी वेवलेंथ लैम्बडा। यहाँ पे वाइब्रेटरी सोर्स है, अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, तो आप देख सकते हैं वेव की जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं वेव की सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी भी पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो सकती हैं वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी न्यू। ओके, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो सकती हैं वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स और सेकेंड इनवर्स और साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज CPS।
फ्रीक्वेंसी को हम मेज़र कर सकते हैं हर्ट्ज़ में, या हम मेज़र कर सकते हैं सेकेंड इन्वर्स में, या हम मेज़र कर सकते हैं साइकिल्स पर सेकेंड CPS, जहां 1 हर्ट्ज़ 1 सेकेंड इनवर्स के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी जो न्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो न्यू इज इक्वल टू 1/T बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वेव की, जो कि है टाइम पीरियड T। टाइम पीरियड सीधी सी बात है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि वेव किसी पॉइंट से जब प्रोपोगेट करती है, पास होती है, तो उसमें कितना टाइम उसको लगता है, ये है वेव का टाइम पीरियड। या हम कह सकते हैं जो वन वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए जो वेव को टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। तो हम क्या कह देंगे, इट इज द टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट से पास करने के लिए वेव को कितना टाइम लगता है। और ये भी कहा जा सकता है टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। वन वेवलेंथ के जितनी डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए वेव को कितना टाइम लगता है, ये वेव का टाइम पीरियड T कहलाता है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। T क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स। हम टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकेंड्स में मेजर करेंगे। यहाँ पे एक स्पेशल बात ध्यान देने लायक है, जो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, उसको फिर से रिकॉल करना ज़रूरी है कि वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव की वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्रेस्ट और टर्फ की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो पर सेकेंड किसी पॉइंट से कम नंबर ऑफ वेव्स पास हो पाएंगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम आएगी। और अगर वेवलेंथ कम रहेगा, डिस्टेंस क्रेस्ट और टर्फ के बीच में कम रहेगी, तो किसी भी पॉइंट से ज़्यादा वेव्स पास हो पाएंगी, फ्रीक्वेंसी उस वेव की ज़्यादा होगी। तो हम क्या कह देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उतनी कम, जितनी कम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। उसका मतलब हो गया न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, वेयर C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ लाइट। सो C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम आगे बात करते हैं वेव नंबर की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। ये होता है कि पर यूनिट लेंथ, पर सेंटीमीटर लेंथ कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होती हैं, वो है वेव नंबर न्यू बार। ओके, तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। इट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंटीमीटर इनवर्स। पर यूनिट लेंथ में, पर सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होती हैं, वो है वेव नंबर न्यू बार। ठीक है, अब आगे देखिए, न्यू बार दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, तो हम ऐसा कह सकते हैं लैम्बडा सेंटीमीटर में 1 वेव होती है, तो 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 1/λ वेव प्रेजेंट होगी। ओके, अब देखिए फिफ्थ हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बात करें एम्पलीट्यूड, विच इज डिनोटेड बाय A। ठीक है, क्या होता है एम्पलीट्यूड, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ द वेव। किसी भी वेव के लिए जो हम क्रेस्ट और ट्रफ लिखते हैं, उनकी हाइट या क्रेस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ कितनी होगी, वो है वेव का एम्पलीट्यूड। यानी वेव की हाइट कितनी है या वेव की ट्रफ कितनी है या वेव की डेप्थ कितनी है, ये हम क्रेस्ट और ट्रफ की हाइट से पता लगाते हैं, जो कि एम्पलीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव। किसी भी वेव का ट्रफ का डेप्थ कितना है या किसी भी वेव के क्रेस्ट का हाइट कितना है, वो है एम्पलीट्यूड A। ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द वेव टू द बॉटम ऑफ द वेव। वेव की टॉप से लेके वेव की बॉटम तक जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है, उसका 1/2 वैल्यू क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड A। ठीक है, इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट वेव। किसी भी लाइट वेव की जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है, वो पता चलता है एम्पलीट्यूड A से। जितनी लाइट वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, उस लाइट वेव की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर लाइट वेव का एम्पलीट्यूड कम है तो उस लाइट वेव की इंटेंसिटी और ब्राइटनेस उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स और रेडिएंट एनर्जी। देखिए क्या कहते हैं इसमें,
James Maxwell suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted by it. These fields are transmitted in the form of waves, which are called as electromagnetic waves, EM waves, or radiant energy और electromagnetic radiations. जेम्स मैक्सवेल ने ऐसा सजेस्ट किया कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के अंदर मूव करता है तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं और उसके द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये ट्रांसमिट हो रहे हैं वेव्स के फॉर्म में. इन वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो दैट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक दैट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ट्रांसमिट कर रही है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसमें, वो कहलाता है ईएम वेव्स. ओके, इसी को ही रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं और इसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहा जाता है. अब आगे देखिए. अब बात करते हैं मेन एजम्पशंस ऑफ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. मैक्सवेल के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई उसके मेन एजम्पशंस क्या थे, मेन पॉइंट्स क्या थे. तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा, वो दोनों आपस में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, अब आगे देखिए. The electric field and the magnetic field components of electromagnetic wave has the same wavelength, frequency, speed and amplitude, but they vibrate in two mutually perpendicular planes. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, उसमें वेवलेंथ सेम है, उसमें फ्रीक्वेंसी सेम है, उसमें स्पीड और एम्पलीट्यूड भी सेम है, बट उनमें डिफरेंस क्या है कि दोनों के दोनों फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में वाइब्रेट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे वाइब्रेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे वाइब्रेट करेगा और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर हैं. तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अगर एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वाई एक्सिस में होगा और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन जेड एक्सिस में होगा. ओके, अब आगे देखिए. थर्ड पॉइंट देखिए, अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड दे कैन मूव इन वैक्यूम बट स्पीड चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम्स. अगर हम साउंड वेव्स और वाटर वेव्स की बात करें तो उनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. वो वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं, डिफरेंट मीडियम्स में भी मूव करती हैं, लेकिन जब अलग अलग मीडियम की बात की जाए तो अलग अलग मीडियम में, डिफरेंट मीडियम्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है की स्पीड चेंज होगी. लेकिन अगर बात करें वैक्यूम में तो वैक्यूम में वो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करेंगी. यही बात पॉइंट नंबर 4 में बताई गई है. दीज वेव्स ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की स्पीड से, लाइट की वेलोसिटी से ही ट्रेवल करती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर मीडियम चेंज किया आपने तो मीडियम अलग अलग आप रखेंगे तो उसमें स्पीड चेंज होती जाएगी. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे हम कौन कौन से फिनोमेना हमको समझ सकते हैं लाइट के, कौन कौन से लाइट के फिनोमेना को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे. ओके, तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. The electromagnetic theory of radiations given by Maxwell regarded radiant energy as a continuous flow of energy in the form of waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस जो मैक्सवेल के द्वारा दी गई, उसने रेडिएंट एनर्जी को एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी के फॉर्म में माना जिसमें कि वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है. यानी वेव्स के फॉर्म में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो है रेडिएंट एनर्जी. ये रेडिएंट एनर्जी क्या है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी है वेव्स के फॉर्म में. और उसके बेसिस पे बहुत सारे फिनोमेना जो लाइट से एसोसिएटेड हैं, लाइट से फिनोमेना जो एसोसिएट उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे कौन कौन से फिनोमेना लाइट के समझाए जा सकते हैं. तो उसका आंसर है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी इजीली एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी.
अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो जाहिर सी बात है जो फिनोमेना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे नहीं समझा सकते वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस के अंदर काउंट होंगे। तो देखिए, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। जो फिनोमेना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से नहीं समझ सकते उसमें आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उसमें आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसमें आता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। तो देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? अरेंजमेंट है अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के फॉर्म में या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अगर हम लेते हैं तो अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स हैं वो क्या होगा उनकी हम बात करते हैं। तो हमने क्या कहा? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स इज एज फॉलोज। तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है उस ईएम वेव्स को पहले अरेंज करेंगे, जिनकी वेवलेंथ कम है उन इन ईएम वेव्स को बाद में अरेंज करेंगे। तो वो जो स्पेक्ट्रम आएगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए ध्यान से, सबसे पहले है रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड रेज, उसके बाद टेलीविजन वेव्स, उसके बाद विजिबल रेज, उसके बाद है यूवी रेज और फिर है एक्स रेज, फिर गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स ज़्यादा हाई वेवलेंथ वाली वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जबकि गामा रेज, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज कम वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं गामा रेज, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जबकि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। तो हम यहाँ पे एक तो यहाँ तो वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया, यहाँ फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख सकते हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10⁻24 से स्टार्ट करते हुए 10⁻0 तक हम गए, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप दोनों फॉर्म में समझ सकते हैं, आप चाहे तो रेडियो वेव्स से लेके कॉस्मिक रेज तक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के फॉर्म में याद करें, आप चाहे तो उल्टा याद करें फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे जो विजिबल रीजन है ये हमारी आंखें देख सकती हैं, ये हमको विजिबल होता है और इसके अंदर हम आता है विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि है, देखिए ध्यान से। तो विजिबल रीजन में हमारे पास है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट इज विबग्योर। ये स्टार्ट होता है 380 नैनोमीटर से और रेड लाइट आता है 760 नैनोमीटर पे। यानी कि जो वॉयलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है 380 नैनोमीटर और जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है 760 नैनोमीटर। और ये जो विबग्योर है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रेनबो के जो 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया जहाँ पे गामा रेज से लेके लॉन्ग रेडियो वेव्स तक आपने देखा, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट हो गया विजिबल स्पेक्ट्रम जहाँ वॉयलेट से लेके रेड लाइट तक अरेंज है विबग्योर के फॉर्म में, और ये आपने वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा है ये। ओके, अब आगे देखिए। अब थ्योरी हमने सारी क्लियर कर ली है इस वीडियो में, अब कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स इट्स वेव नंबर वुड बी। फ्रीक्वेंसी किसी वेव की है 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आर 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, 2 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स, 2 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 2 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 जो कि है 2 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा और न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। न्यू बार आपको कैलकुलेट करना है, न्यू बार दैट इज वेव नंबर जो कि हो जाएगा न्यू अपॉन सी। न्यू का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6 × 10⁻15 और सी है 3 ×
पावर 10। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में वैल्यू रखनी है, सो 3 इंटू 10 टू द पावर 10। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको दे रखा ऑप्शन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कह रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्स रेज। एक्स रेज को कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। पहला है इट कैन आयोनाइज गैसेस, दूसरा है इट कॉजेज जिंक सल्फाइड स्क्रीन टू इनफ्लोरोसेंस, इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट हैज़ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी रेज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले हम इसके आंसर की और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं और एक एक करके सारे ऑप्शन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, इट कैन आयोनाइज गैसेस, बिल्कुल सही है, एक्स रेज गैसेस को आयोनाइज करती हैं, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक्स रेज की होती है। इट कॉजेज जिंक सल्फाइड स्क्रीन टू इनफ्लोरोसेंस, बिल्कुल सही बात है, ये भी प्रॉपर्टी एक्स रेज की होती है। थर्ड वाली बात है इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है, क्योंकि एक्स रेज न्यूट्रल नेचर की होती हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी वेव्स, कौन सी रेज डिफ्लेक्ट होती हैं, जिनमें चार्ज कैरी होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। जो न्यूट्रल नेचर की रेज होती हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होती। इट हैज़ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी रेज, बिल्कुल ठीक है, एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो यूवी रेज के कंपैरिजन में शॉर्टर होती है, तो ये भी सही है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, थर्ड, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, सही आंसर हो जाएगा थर्ड, और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। सिंस एक्स रेज आर न्यूट्रल इन नेचर, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आगे देखिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 400 नैनोमीटर, इट्स वेव नंबर विल बी। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर। आपको बताना उसका वेव नंबर क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके पास 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर इनवर्स, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर इनवर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, जो कि है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए कैसे, न्यू बार का फॉर्मूला, वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्बडा, 1 अपॉन 400 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में वैल्यू रखनी है, सो हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर -5 आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर साइड में, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो देखिए जरा ध्यान से ऑप्शन, फिर उसके सही आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑप्शंस है आपके पास यूवी, रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड इंफ्रारेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेडियो वेव्स। तो हम क्या करते हैं, जितने भी आपके पास रेडिएशंस दे रखी हैं इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं, वेवलेंथ का क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से। उसके बाद है इंफ्रारेड, उसके बाद है यूवी रेज और उसके बाद है एक्स रेज। तो जितनी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की और सबसे कम वेवलेंथ है एक्स रेज की। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड, रेडियो वेव्स, जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ओके, हैंस रेडियो वेव्स हैव मैक्सिमम वेवलेंथ अमॉन्ग द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट इज अराउंड 5000 एंगस्ट्रॉम, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। ग्रीन लाइन की वेवलेंथ आपको दे रखी है जो कि 5000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। द ऑप्शंस आर 16 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, 16 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकेंड इनवर्स, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स एंड 6 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकेंड इनवर्स। अब इसका सही आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका सही आंसर है थर्ड। कैसे है जरा देखिए एक्सप्लेनेशन, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सी है आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्बडा है आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 1 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स, इट्स वेवलेंथ विल बी। किसी
किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 1 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया, आपके पास ऑप्शन है 3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर एंड 6 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, जो कि है 3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। कैसे आए देखिए ज़रा ध्यान से, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी और न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास लैम्बडा आ जाएगा। देखिए ध्यान से, वैल्यू पुट करने पर तो वैल्यू पुट कर दिया हमने, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स एंड 1 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 8 इंटू 10⁻10 मीटर। 8 इंटू 10⁻10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए रेडियो वेव को कितना टाइम लगेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो देखिए जरा ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला टाइम का, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट जो भी हम कहते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स, जो कि हम मानते हैं स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है वैक्यूम के अंदर, वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 8 इंटू 10⁻10, स्पीड है हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास, तो टाइम आ जाएगा 2.66 इंटू 10⁻² सेकेंड, और यू कैन से 4 मिनट 26 सेकेंड। ओके, अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने के बाद अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट यूजी एग्जाम। इस टॉपिक से, वेव थ्योरी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर 4 का, उसमें नीट यूजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन हमारा नेक्स्ट सेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट यूजी एग्जाम। इसमें नीट यूजी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टॉपिक पे। देखिए वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, द गिवन स्पीड ऑफ लाइट इज 6, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल इंडिया रेडियो का कोई पर्टिकुलर स्टेशन है न्यू दिल्ली में जो कि ब्रॉडकास्ट करता है फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज पे। तो उस जो ट्रांसमीटर है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट की जाएंगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 219.2 मीटर, 2192 मीटर, 21.92 सेंटीमीटर, 219.3 मीटर। और जैसा कि आपको कहा गया, ये क्वेश्चन नीट यूजी 2021 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर और सही एक्सप्लेनेशन क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज 219.3 मीटर। कैसे आया जरा देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। सी है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू है हमारे पास 1368 किलो हर्ट्ज दे रखा है, जिसको हमें हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। सो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा लैम्बडा हमारे पास 219.3 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, इस वीडियो लेक्चर में हमने वेव थ्योरी को पढ़ा, वेव क्या होता है उसको पढ़ा, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है जो मैक्सवेल के द्वारा दी गई, और फिर हमने उसके एजम्पशंस देखे। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और फिर हमने बात किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जहां हमने विजिबल स्पेक्ट्रम को भी समझा। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए, और फिर हमने एंड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं नीट यूजी में उसको डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी आपको समझाया गया आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंसेप्ट, कोई बात या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। और आप कोई टॉपिक्स हमसे पढ़ना चाह रहे हैं केमिस्ट्री का नीट यूजी से रिलेटेड, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उस पे बेस्ड भी हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। ओके, और स्टूडेंट्स आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे बने रहिए भव्या केमिस्ट्री एकेडमी पे, और नीट यूजी
2025 के अचीवर्स बैच में केमिस्ट्री के सारे लेक्चर सिस्टमेटिकली देखिए या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए और 180 में से 180 लाना सिक्योर कीजिए। ओके, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि उस डाउट को हम सॉल्व करेंगे। टीम BCA आपके लिए पूरी रेडी है आपकी 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने की जर्नी को हेल्प करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिए सिंसियरली और जो भी आपको डाउट आए वो पूछते रहिए और भव्या केमिस्ट्री एकेडमी के सारे वीडियो सिंसियरली अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।